माधवी की शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे और उसे अपनी सास से, अपने ससुराल वालों से परेशानी होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती और अपने पति से शिकायत करने लगती। माधवी का पति किशन अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थीं। उन जिम्मेदारियों को निभाना उसका फर्ज भी था, क्योंकि जब से किशन के पिता की मौत हुई थी, तब से उसकी माँ एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाई थी। किशन के पिताजी जब तक जिंदा थे, तब तक तो उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। वे कभी उन्हें अपने घर से बाहर भी अकेला नहीं जाने देते थे, क्योंकि वे अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें किसी भी बात की परेशानी न हो, इस चीज का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, तो किशन की माँ देवकी जी को दुनिया भर की मुसीबतों को एक साथ झेलना पड़ा था। इधर किशन के पिता की जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही उनका परिवार एकदम से अनाथ सा हो गया था। जब तक किशन के पिता जिंदा थे, तब तक उन्होंने घर में किसी को भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी थी, तो घर की सारी जिम्मेदारियां किसी को तो निभानी ही थी। अब बाकी सपने पूरे करना तो दूर की बात, जो अच्छी जिंदगी पहले किशन और उसके परिवार वाले जी रहे थे, अब वो जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात थी। अब तो वे लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशान हो गए थे। किशन की माँ देवकी जी ने बहुत कोशिश की कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें, लेकिन कहते हैं ना कि ये समाज बहुत दोगला है। बातें बनाने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में रोटी ना होना, तो उसे रोटियां देने के लिए कोई नहीं आता, चाहे वो भूख से बिलख बिलख कर मर ही क्यों ना जाए। तो बस देवकी जी अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने बच्चों के लिए कुछ तो करेंगी ही। अब उन्होंने गांव के ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही आसपास के बच्चों के कपड़े वगैरह सिलने लगी। लेकिन इतने सब से भी वे अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पा रही थी। किशन के अलावा उनकी दो बेटियां भी थी। अब उन्हें पढ़ाना लिखाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसीलिए वे दिन रात मेहनत करती, ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छी करवा सकें। उन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्री में जाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि खेतों से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे। अब दिन में वे फैक्ट्री में काम करने जाया करती थीं और उसके बाद रात में अपने बच्चों के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम कर लिया करती थीं। जहां से भी काम मिलता, वहां से पैसे कमाने का उपाय सोचा करती थी और वो उसके लिए दिन रात पूरी मेहनत पूरी लगन से काम किया करती। और फिर ये बात बिल्कुल सच है कि यदि किसी काम को सच्ची निष्ठा से किया जाए, तो इंसान को सफलता जरूर मिलती है। आखिरकार किशन की बहनों की भी पढ़ाई होने को थी। किशन की बहनों को उसकी मम्मी ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया। जब तक किशन की ग्रेजुएशन पूरी हुई, तब तक उसकी बहनें भी 12वीं कक्षा पास कर चुकी थीं। 12वीं के बाद बहनों ने भी अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए माँ का हाथ बटाने का सोचा और वो अपनी माँ की मदद करने लगी और उनकी दोनों बेटियां घर में सिलाई करने लगी और अब वे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। अब तक किशन की भी नौकरी लग चुकी थी। अब किशन की माँ देवकी जी ने अपनी बेटियों की शादी करने का निश्चय किया और जल्दी ही अच्छे लड़के देखकर पहले उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी। उसके बाद उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें माधवी के बारे में बताया। जब वे लोग माधवी को देखने गए, तो माधवी उन्हें एक नजर में पसंद आ गई थी। तब माधवी के घर वालों ने देवकी जी को बताया था कि माधवी को खाना बनाने का बड़ा शौक है और वो बिल्कुल शांत रहती है, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मतलब कि वो बहुत ज्यादा बड़बोली नहीं है, चुगली करना और इन सब चीजों से तो बहुत दूर है। और फिर हमारी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब कुछ कर लेती है। अब ये सब सुनकर देवकी जी को भी अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, बहू को सब काम आते हैं, तो हमें घर घर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम पहले बेटी संभाल लिया करती थी, यदि बहू चाहे तो अपना काम कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब तो शुरू में माधवी ने कहा था, नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं तो अपने घर के काम करने में ही खुश हूँ और फिर मुझे भला पैसों की क्या ही जरूरत है।
घर के कामों से आप निश्चिंत रहें, मैं आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। इसीलिए देवकी जी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और शादी के बाद जब माधवी विदा होकर किशन के घर आई, तो पहले महीने से ही आए दिन वो किसी न किसी बात पर अपना मुंह बनाकर रखने लगी। कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती। शुरू शुरू में देवकी जी ने सोचा कि ये इसीलिए परेशान है कि शायद अपना घर छोड़कर आई है, और फिर एडजस्ट होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। किसी भी इंसान को अगर उसके घर से दूर कर दिया जाए तो उसे अपने आप को उस दूसरी जगह के हिसाब से ढालने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यही सोचकर शुरू शुरू में वे अपनी बहू माधवी की गलतियां नजरअंदाज करती रहीं। लेकिन माधवी ने भी हद ही कर दी। उसकी सास जितना चुप रहने लगी, वो उतना ही ज्यादा बोलने लगी। अब तो उसे हर बात पर शिकायत रहती थी। किशन से आए दिन वो किसी न किसी बात पर शिकायत करती ही रहती कि तुम्हारी माँ ऐसे कहती हैं, तुम्हारी माँ वैसे कहती हैं। आखिरकार उसने किशन से कहा, मुझसे इस घर के काम नहीं होते। सुबह से लेकर शाम तक मैं ही क्यों लगी रहती हूँ। पता नहीं तुम्हारे घर में कितना काम है कि ये काम खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। अब किशन भला उसे कैसे मना कर सकता था, क्योंकि उसके अलावा उसकी माँ का भी आखिर था ही कौन। अगर वो किसी से कहता भी तो क्या कहता, कि वो अपनी पत्नी को लेकर अलग होना चाहता है। पर किससे अलग होना चाहता है? समाज के लोग उस पर थूकेंगे। किशन ने माधवी को समझाने की बहुत कोशिश की। क्यों? तुम मुझे सब लोगों के सामने दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहती हो माधवी? आखिर मुझे परेशानी तो बताओ कि आखिर परेशानी क्या है? घर में इतना काम तो होता नहीं है। तब माधवी ने कहा, सुबह उठते ही जब मैं खाना बनाने लग जाती हूँ तो तुम्हारी माँ को उससे भी परेशानी है। सुबह सुबह उठकर सीधा किचन में मत जाया करो। पहले नहा धोकर पूजा पाठ का काम निपटाया करो, उसके बाद ही किचन में जाओ। और जब तुम्हारा लंच समय से पैक नहीं हो पाता तो कहती हैं कि कोई काम समय से नहीं होता। किशन ने कहा, तुम थोड़ा सुबह को जल्दी उठ जाया करो। तब माधवी मुंह बनाती हुई बोली, अब क्या सुबह 6 बजे उठकर बैठ जाऊं? अरे 8 बजे तक तो बिस्तर से उठ जाती हूँ मैं। अब इससे ज्यादा जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारी माँ सोचे कि मैं सुबह 6 बजे उठकर पहले नहाऊं, फिर पूजा करूं और फिर जाकर किचन में खाना बनाऊं, तुम्हें उसके बाद ऑफिस भेजूं, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर उन्हें खिलाऊं, तो इतना मेरे बस का नहीं है। साफ साफ कह देती हूँ। और फिर तुम्हारी माँ को ये भी परेशानी है कि मैं सुबह ही खाना बनाकर रख देती हूँ। अरे, अगर सुबह ही खाना बनाकर रख दिया तो कौन सी आफत आ गई? दोपहर तक क्या वो खाना बेकार हो जाता है? तब किशन बोला, देखो माधवी, जहां तक बात रही सुबह उठने की, तो माँ ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा। सुबह उठकर तुम समय से खाना बना सकती हो, अगर तुम चाहो तो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो 12 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना है। उसके बाद भी हर बात में तुम्हें माँ की ही कमी नजर आती है। इतना बड़ा परिवार तो है नहीं। और अगर माँ दोपहर में गर्म खाना बनाने के लिए कहती हैं तो कौन सी आफत आ गई? तुम उनके लिए 4 रोटियां गर्म नहीं बना सकती क्या? उसने माधवी से कहा। माधवी ने सोचा कि उसे सच या झूठ अब कैसे भी करके अपने पति को अपनी सास के खिलाफ करना ही होगा। ये सोचकर माधवी अपने मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। इसीलिए उसने अपनी सास को बात बताना बंद कर दिया। किसी न किसी बात पर उनसे नाराज हो जाया करती। और कल सुबह तो कुछ भी नहीं हुआ था। बस 7 बजे उसकी सास उसे आवाज देकर कहने लगी कि बेटा उठ जा, आज एकादशी है, उठकर मंदिर चल, पूजा करके आते हैं। और जब उसने एक बार में नहीं सुना तो उन्होंने आकर उसका दरवाजा खटखटाया। और जब वहां दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें कुछ देर हो गई तो उन्होंने दरवाजा खोल ही दिया। अब उनकी बहू अपनी सास पर चढ़ बैठी और बोली, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? इतनी बूढ़ी हो गई हो, पर इतनी तमीज नहीं है कि यूं ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। वो तो बस अब पूरे दिन उन्हें इसी बात पर सुनाती रही और सुबह से उठकर इधर उधर मंडराती रही।
पर उसकी सास ने उसे कुछ न कहा। अब आखिरकार किचन में खाना बनाने के लिए आ ही गई और उसने कढ़ी बनने के लिए रख दी। अपनी सास को कहा, जरा कढ़ी चला दो, मैं कमरे में होकर आती हूँ। जैसे ही उसकी सास वहां आने लगी कि उनकी बहू ने अपने हाथ पर कढ़ाई में रखी हुई वो कलछी पलट दी, जिससे उसका पूरा हाथ जल गया। माधवी जोरों से चिल्लाने लगी। ठीक उसी समय किसी काम से किशन घर आ गया था और अपनी पत्नी की चीख सुनकर किशन भी दौड़ा चला आया। और जब किशन ने अपनी पत्नी का हाथ जला हुआ देखा तो उसे दौड़कर अस्पताल लेकर गया। तो वो अपनी सास पर चिल्लाती हुई बोली, ये सब इसी बुढ़िया की वजह से हुआ है। सब कुछ इसी का किया धरा है। उसने जो भी किया है सब कुछ जानबूझकर किया है। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। किशन, या तो तुम अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम भेज दो या फिर उनसे अलग हो जाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपने घर चली जाऊंगी। किशन तो पहले से ही जानता था। किशन ने अब अपनी माँ से बात की, जो कि आज सुबह से बेचारी बस रोए जा रही थी। किशन ने जब उन्हें इतना रोते हुए देखा तो वो बोला, माँ, रोने से कोई बात नहीं होगी। अब आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर क्या हुआ था। तब देवकी जी ने उसे बताया कि आज सुबह सुबह क्या हुआ था, कैसे उनकी बहू ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। किशन को अपनी माँ पर पूरा यकीन था। अब उसने माधवी से कहा कि वो अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करेगा। माधवी चाहे जो कर सकती है। गुस्से में तमतमाती हुई माधवी ने एक हाथ से ही अपना बैग पैक किया और सामान लेकर गुस्से में निकल पड़ी। अपने घर जाकर अब माधवी ने अपने माँ बाप और अपने भाइयों से दुनिया भर की बातें लगाईं। लेकिन किशन के ससुर जी किशन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपनी बेटी को भी। उन्होंने बिना देर किए किशन को फोन लगाया और उससे बात की। सुबह की सारी बात जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, आखिर सच्चाई क्या है, और माधवी का इस तरह से अचानक यूं बैग पैक करके मायके आने का क्या मतलब है। तब किशन ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। माधवी के पिता इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन किशन ने उन्हें कहा कि वो खुद माधवी के मुंह से ये कबूल करवा सकता है कि ये सब माधवी ने अपनी सास को फंसाने के लिए जानबूझकर किया है। जब किशन ने इतने भरोसे के साथ ये बात कही तो माधवी के पिता भी कुछ कह न सके। अब आखिरकार माधवी के पिता क्या ही करते, पर अपनी बेटी पर उन्हें इतना भरोसा तो था कि वो इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। उन्होंने किशन से इस बात का सबूत मांगा और साथ ही ये भी कहा, अगर तुम जो कह रहे हो ये सब सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बुरा सबक सिखाऊंगा, बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा तुम्हें। मुझे तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का हाथ जलाने की कोशिश की है। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। किशन ने अपने ससुर से बहुत प्यार और बहुत इज्जत से बात की और समझाया, ससुर जी, आप मुझे केवल 1 हफ्ते का समय दीजिए, बल्कि मैं आपको 2 से 3 दिन में ही ये साबित कर दूंगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मेरी माँ ने कोई झूठ नहीं बोला है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगा। अब माधवी के पिता ने किशन की ये बात मान ली। अब किशन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि उसने अपने ससुर से वादा तो कर दिया है, पर अब वो अपने वादे को पूरा कैसे करेगा, और अब भला कैसे वो अपनी बात पर खरा उतरेगा। वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था और इसी सब के बारे में सोचे जा रहा था कि वो अपनी बात को सच कैसे साबित करेगा, सबूत कहाँ से ढूंढेगा। बस ये सब सोचता सोचता किशन खुद ही खुद से बोला, अरे भाई, पहले घर पहुंच जाऊं, फिर कुछ सोचता हूँ कि अब क्या क्या करना है। चलो किशन, चलो बेटा, वरना आज तो तेरी खैर नहीं। ये सब कहता हुआ किशन खुद ही खुद बड़बड़ाता हुआ अपने घर की ओर निकल चला, क्योंकि वो इस वक्त मार्केट में था कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई उसकी एक ऑफिस कलीग पर पड़ी, जिसके साथ में एक और लड़की भी थी। वो लड़की किशन को जानी पहचानी सी तो लग रही थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। किशन के कलीग ने पास आकर उससे पूछा, अरे किशन, यहाँ क्या कर रहे हो। किशन उससे यूं ही बातें करने लगा और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ ने कुछ सामान मंगाया था, बस वही लेने के लिए आया था। इतनी ही देर में उसके पीछे से कोई लड़की बोली, अरे किशन जीजू, पहचाना आपने मुझे। किशन मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको देखा सा तो लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है।
तब वो लड़की बोली, अरे वाह जीजू, इतने जल्दी भूल गए, अभी तो आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। तब अपने सर पर हाथ रखता हुआ वो बोला, ओह सॉरी सॉरी, याद आया, आपको मैंने अपनी शादी पर देखा था। आप माधवी की सहेली है ना? सही पहचाना ना मैंने? तब वो लड़की हंसती हुई बोली, बिल्कुल सही पहचाना जीजू। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। और बताइए कि कैसे हैं आप, और माँ जी कैसी हैं, माधवी कैसी है? तब किशन चुप हो गया और बोला, कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है। आपकी दोस्त ने आपको बताया नहीं क्या कि वो कैसी है? तब वो बोली, नहीं जीजू, दरअसल कुछ टाइम से हमारी बात नहीं हो पाई है, और फिर मैं अपने एग्जाम्स में इतनी बिजी रही हूँ कि मुझे बात करने का समय ही नहीं मिल पाया। अब आप ही बता दीजिए। तब उसने माधवी की कुछ कुछ बातें उसे बता दी। तब वो बोली, क्या सच में उसने ऐसा किया है? और वो लड़की किशन से बोली, आप परेशान मत होइए जीजू, मैं उसके घर जाकर उसे समझाती हूँ कि वो जो कर रही है वो गलत है, और साथ ही अंकल को भी समझाऊंगी। तब किशन बोला, नहीं, अगर आप सच में उसका भला चाहती हैं तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? तभी किशन के दिमाग में एक आइडिया आया। अब उसके दिमाग में जो आइडिया आया था, उसे पूरा करने के लिए उसे माधवी की सहेली की मदद की जरूरत थी। तो उसने माधवी की सहेली की मदद मांगी। माधवी की सहेली ने भी अपनी सहेली का घर बचाने के लिए और सच को सामने लाने के लिए किशन की मदद करने के लिए हामी भर दी। अब किशन ने जैसे जैसे बताया, बिल्कुल वैसे वैसे ही माधवी की सहेली रीमा ने उससे बात की। रीमा ने माधवी को कॉल किया, और 1-2 दिन तक यूं ही वो माधवी से बातें करती रही। तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? तेरी सास कैसी है? जीजू कैसे हैं? माधवी ने उससे अपनी सास की बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब वो भी बड़े मजे से माधवी की सास की बुराई सुना करती थी। अब धीरे धीरे माधवी बिल्कुल फ्रैंक होकर उसे अपनी सारी बातें बताने लगी। लगभग 2-3 दिन बाद ही जब माधवी रीमा से बात कर रही थी, तो रीमा ने कहा, अरे जब तेरी सास इतनी ही बुरी है तो पीछा छुड़ाने के लिए तू कुछ करती क्यों नहीं? कुछ ऐसा कर कि जीजू तेरी बात भी माने और अपनी माँ को उठाकर अलग फेंक दे। कब तक उनकी सेवा करती रहेगी? तब माधवी ने फोन पर ही उसे सारी बातें कह दी। कहा, हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही है तू, किया तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। मैंने अपनी सास पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो मुझे जलाकर मारना चाहती है। उसने मेरा हाथ जलाया है, और बस ये सब करने के बाद मैं गुस्से में अपने घर आ गई। 1-2 दिन में शायद तेरे जीजू भी मुझे लेने आ ही जाएंगे। आखिर मेरे बिना कब तक रह पाएंगे? अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर आखिरकार उन्हें यहाँ आना ही होगा। माधवी ने अब तक जो भी चाल चली थी, सब उसने अपनी उस दोस्त को फोन पर बता दी, बिना ये सब सोचे कि उसकी ये सब बातें फोन पर रिकॉर्ड की जा रही थी। और साथ ही माधवी का भाई भी फोन पर ये सब बातें सुन रहा था। अब ये रिकॉर्डिंग किशन के पास पहुंच गई, तो किशन ने बिना देर किए ये रिकॉर्डिंग अपने ससुर जी को भेज दी, जिसे सुनकर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने माधवी को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म, बेगैरत, तुझे हमने यही संस्कार दिए थे जो तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करके आई है। आखिर क्यों तूने अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया? हमने तो कभी भी तुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया था। हमेशा से ही हमने बड़ों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन तूने क्या किया? हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनका इतना अपमान किया। तू वास्तव में तो इस लायक ही नहीं है कि कोई तेरी बातों पर यकीन करे, क्योंकि जो इंसान तेरी बातों पर यकीन करेगा, तू उसी को शर्मिंदा करेगी। कैसी बेगैरत लड़की है तू! अपने आप को शर्मिंदा करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा। माधवी के पिता ने उसे दुनिया भर की बातें सुनाई और उसे अपने घर से निकाल कर खड़ा कर दिया। माधवी के पिता आज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी उनके बर्ताव से ही। उन्होंने जब माधवी को बाहर निकाला, तो साथ ही ये भी हिदायत दी कि आज के बाद अगर अपने पति के साथ आए, केवल तब ही तो इस घर में आ सकती है, वरना अगर तू अकेले झगड़ा करके इस घर में आएगी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। माधवी को अब ये बात समझ आ गई थी। अब वो दोपहर तक अपने दरवाजे खुलने का इंतजार करती रही, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। ना ही उसके पिताजी ने उसे अंदर बुलाया।
आखिरकार माधवी अपना सा मुंह लेकर अपने ससुराल पहुंची और अपनी सास को देखकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास ने उसे चुप कराया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। तुम मेरे लिए कल भी मेरी बेटी की तरह थी और आज भी हो। बस तुमने ही मुझे कभी अपनी माँ नहीं समझा, पर शायद अब तुम मुझे अपनी माँ की तरह सम्मान दोगी, उनकी तरह मुझे इज्जत दोगी, और यदि ना भी दो तो भी तुम मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी के समान ही रहोगी। अपनी सास की ये सब बातें सुनकर माधवी को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हाथ जोड़कर वो अपनी सास से माफी मांगती हुई उनके गले लग गई और अपनी गलती का अब उसे एहसास हो चुका था। भविष्य में कभी भी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव न करने की उसने कसम खाई और अब तीनों जन परिवार में सुखी सुखी रहने लगे। दोस्तों, किसी भी बहू को अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और साथ ही लड़कों को भी आंखें बंद करके अपनी पत्नी की ही बातों पर या केवल अपनी माँ की ही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कम से कम एक बार खुद सच जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई निर्दोष किसी की घृणा न झेल सके, किसी की कड़वी बातें उसे न सुननी पड़े। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप आंख बंद करके अपनी बेटी यदि आपसे कुछ कह रही है तो उसकी बातों में आकर ही सामने वाले को दोषी ठहराना भी सही नहीं है। कम से कम एक बार किसी भी इंसान को अपनी बात रखने का मौका देकर, उसे अपना सच साबित करने का मौका देकर, गलत को गलत और सही को सही बताकर हम कई बार अपने परिवारों को टूटने से बचा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।